नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बीपीएससी एईडीयू के एक नए प्रैक्टिस सेशन में। कैसे हैं आप सब? आई होप एकदम मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो फटाफट से आ जाएंगे, क्लास को एक बार शेयर कर देंगे और जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो हम यहाँ पर करने वाले हैं हिंदी भाषा का प्रैक्टिस सेट। टोटल 70 क्वेश्चन रहने वाले हैं हर दिन की तरह। जिन लोगों को नहीं पता है और बात कर लें, यहाँ पर आपको लास्ट में अपना स्कोर जरूर चेक करना है और पूरा वीडियो जरूर देखना है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आपको मिलने वाले हैं जो बिहार एग्जाम्स में पूछे गए हैं लगातार। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। पहला क्वेश्चन है आज का, संधि के कितने भेद होते हैं आपको बताना है। तो संधि के कितने भेद होते हैं? एक होते हैं, दो होते हैं या फिर तीन होते हैं? क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताएंगे। संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि की बात कर लें, वर्डों के आधार पर अगर देखेंगे तो संधि के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। कौन कौन से तीन भेद होते हैं? तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर बन जाएगा। तीन प्रकार के होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 32। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है। क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष शब्द में कौन सी संधि है? आपको बताना है प्रत्यक्ष शब्द में कौन सी संधि पाई जाएगी। यहाँ पर अयादि संधि पाई जाएगी, यड़ संधि या फिर गुण संधि होती है। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताएंगे। तो प्रत्यक्ष की बात कर ले तो इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो प्रतिधन अच्छ होता है। क्या होता है? प्रतिधन अच्छ होता है। तो इस तरह अगर देखेंगे तो प्रतिधन अच्छ में अगर देखा जाए तो प्रति दिया है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर कौन सी आ जाएगी? यड़ संधि आ जाएगी। क्या आ जाएगी? यड़ संधि यहाँ पर आ जाएगी। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रतिधन अच्छ यानी यड़ यहाँ पर संधि आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? तो आप सभी को पता है, जब ई या फिर ई उ ऋ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो वहां पर क्या होता है? ई और ई का या बन जाता है। क्या बन जाता है? या बन जाता है। और ऋ का रा बन जाता है और उ का वा बन जाता है। तो इस तरह यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये निकाला गया है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए शब्दों का संधि विच्छेद ज्ञात करिए। तो यहाँ पर संधि विच्छेद बताना है किसका? बहिर्मुख का। तो बहिर्मुख का आपको बताना है संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब बताएंगे। बहधन मुख हो जाएगा, बरिमुख हो जाएगा या फिर बहिमुख हो जाएगा। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो इसकी बात कर ले बहिर्मुख की, तो बहिर्मुख का जो सही संधि विच्छेद होगा वो क्या हो जाएगा? बहिधन मुख हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी संधि है? विसर्ग संधि का यह उदाहरण है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस युग में अशुद्धि है ये आपको बतानी है। किस युग में अशुद्धि है ये आपको बतानी है। क्वेश्चन है, दाल रोटी में द्वंद्व समास कह रहा, सतसई में द्विगु समास और प्रतिवर्ष में कर्मधारय समास कह रहा है। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 34। तो यहाँ पर कर लें, दाल रोटी में द्वंद्व समास है, बिल्कुल एकदम सही है। सतसई में द्विगु समास है, ये भी हमारा एकदम सही है। लेकिन प्रतिवर्ष की बात कर लें तो यहाँ पर कर्मधारय समास नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर कौन सा? अव्ययी भाव समास होता है। कौन सा होता है? अव्ययी भाव समास। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 35 है। पुस्तकालय शब्द किस समास का उदाहरण है ये आपको बताना है। पुस्तकालय शब्द किस समास का उदाहरण बनेगा? यहाँ पर तत्पुरुष का, बहुव्रीहि का या फिर द्वंद्व समास का। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 35। तो इसकी बात यहाँ पर कर लें तो पुस्तकालय में तत्पुरुष समास होगा। कौन सा होगा? तत्पुरुष समास होगा। ए इसका सही जवाब बनेगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है, ग्रह कलह शब्द का सही समास विग्रह क्या होगा। तो ग्रह कलह शब्द का देखा जाए सही समास विग्रह क्या बन जाएगा यहाँ पर? तो ग्रह और कलह कह रहा है, ग्रह से कलह या फिर ग्रह में कलह। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। ग्रह कलह। तो ग्रह कलह का जो सही समास विग्रह होता है वो होता है ग्रह में कलह। क्या होता है? ग्रह में कलह। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? सी इसका सही जवाब बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 37 है। निम्नलिखित समास विग्रह को अन्य किस नाम से संबोधित किया जाता है। तो नीचे जो दिया गया है कह रहा है कि चार हैं मुख जिसके, तो इसको किस नाम से यहाँ पर अगर देखा जाए तो संबोधित कर सकते हैं? विष्णु के नाम से, शनि के नाम से या फिर ब्रह्मा जी के नाम से। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो चार हैं मुख जिनके, तो किनके चार मुख हैं? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? चतुर्मुख हो जाएगा, जो कि बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। और इसमें अगर देखा जाए तो ये ब्रह्मा जी को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? ब्रह्मा जी को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 38 है। कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। कह रहा है आठ, आम या फिर अग्नि। तो तद्भव नहीं है ये पूछ रहा है, तो यहाँ पर तद्भव जो नहीं है वो क्या है, अग्नि। अग्नि की बात कर लें, ये एक तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव होता है वो क्या होता है, आग होता है। क्या होता है इसका तद्भव, तो आग होता है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्ट का तद्भव रूप है। तो अष्ट का तद्भव रूप क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। अष्ट का अष्ट ही हो जाएगा या फिर 80 हो जाएगा या 8 हो जाएगा, क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 39। तो इसकी बात कर लें, अष्ट का जो तद्भव रूप होता है वो होता है 8। क्या होता है, 8। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर आपका 40 है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, उर्वर, कोंकण या फिर उलझन। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 40। तो यहाँ पर अगर बात कर ले, उर्वर एक तत्सम शब्द है, कोंकण भी तत्सम शब्द है, लेकिन उलझन की बात कर ले, उलझन यहाँ पर तत्सम शब्द नहीं है। क्लियर है, तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 41 है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। अगर किसी भी क्वेश्चन के आंसर पर आपको डाउट होता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा, ताकि मैं रीचेक कर सकूं, ठीक है, और बता सकूं कि किस वजह से ये आंसर दिया गया है, या ये आपने जो आंसर बताया वो सही है या जो मैंने बताया वो वाला सही है। ठीक है, तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अगर किसी भी आंसर पे आपको डाउट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। कह रहा है कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, किशन, कट या फिर कर्क। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो इसकी बात कर लें, यहाँ पर जो किशन शब्द दे रखा है ये एक तद्भव शब्द है, ना कि तत्सम। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। इसके अगर बात कर लेंगे किसकी, तत्सम की, तो इसका तत्सम होता है कृष्ण। क्या होता है इसका तत्सम, इसका तत्सम कृष्ण होता है, तो राइट आंसर ए बनेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में तत्सम है। आपको बताना है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। फटाफट से बता दीजिए, गधा, गाय या फिर ग्राहक। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो इसकी बात कर लेंगे, तो यहाँ पर जो ग्राहक दे रखा है वो कैसा शब्द है, वो एक तत्सम शब्द है। ग्राहक तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव होता है वो होता है गाहक। क्या होता है इसका तद्भव, तो ये होता है गाहक। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं। तो यहाँ एक परिभाषा दी गई है, बहुत ही आसान। व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं, तो इसी को हम कहते हैं संज्ञा। क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। बहुत ही छोटी क्लास से ये पढ़ाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 41 और कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है। तो कौन सा यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है वो आपको बताना है। ठीक है, पशु, घर या फिर नर्मदा। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो यहाँ पर अगर बात कर लें, जो पशु है वो जातिवाचक संज्ञा है, घर भी जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन नर्मदा की बात करें, नर्मदा एक विशेष नदी का नाम है जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। किस में आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा है। निम्न में से सर्वनाम शब्द पूछा है, कौन सा है। तो रोग हो जाएगा, कौन हो जाएगा या नींद हो जाएगा। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कौन जो दे रखा है ये एक सर्वनाम शब्द हो जाएगा। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। किसमें निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, आज अपनापन कहाँ है, यह समस्या मैं आप ही हल कर लूंगा, या मेरी निजी पुस्तक है। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो निजवाचक है तो सिंपल निजी दिया ही गया है, ज़्यादा कुछ कन्फ्यूज़न नहीं होना है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर निजी नहीं, या मेरी निजी पुस्तक है ये नहीं, यह समस्या मैं आप ही हल कर लूँगा। तो आप जहाँ पर आता है, ठीक है, अपने आप या आप ही, ये तरह के शब्द अगर आते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बन जाएगा, सी वाला नहीं होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 47।
संपन्न को सब सुख प्राप्त हो जाते हैं और डैश सदा तरसता ही रह जाता है। तो संपन्न के विलोम शब्द से उक्त पूर्ण करना है। तो संपन्न का सीधे सीधे आपको क्या बताना है, विलोम बताना है और कुछ नहीं करना है। तो संपन्न का विलोम वीर होता है, अपंग होता है या विपन्न होता है, क्या हो जाएगा बताएंगे। तो वीर तो होता नहीं है, अपंग भी नहीं होता है, तो क्या होता है, ये होता है संपन्न का विपन्न। क्या होता है, विपन्न होता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 48 है, इनमें से कौन सा शब्द अतिवृष्टि का विलोम है। तो अतिवृष्टि का विलोम आपको बताना है, इनमें से कौन सा हो जाएगा, रेगिस्तान, आर्द्र या अनावृष्टि। तो रेगिस्तान किसी भी हालत में नहीं होगा, आर्द्र भी नहीं होगा, अतिवृष्टि मतलब बहुत ज्यादा बारिश और अनावृष्टि मतलब बारिश का ना होना। क्लियर है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। बाकी रेगिस्तान का उपजाऊ होता है यहाँ पर अगर देखा जाए विलोम शब्द। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, कह रहा है शिष्ट का विलोम कौन सा होगा। तो शिष्ट का विलोम आपको बताना है कौन सा हो जाएगा, अवशिष्ट हो जाएगा, अशिष्ट हो जाएगा या निकृष्ट हो जाएगा। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। शिष्ट का विलोम क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो निकृष्ट शब्द दिया गया। निकृष्ट का क्या होता है, निकृष्ट का होता है उत्कृष्ट। निकृष्ट का क्या होता है, उत्कृष्ट होता है विलोम। इसके अलावा अगर बात कर लें यहाँ पर शिष्ट का विलोम, तो शिष्ट का विलोम आपका होता है अशिष्ट। क्या होता है, अशिष्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अवशिष्ट की बात कर लें, अवशिष्ट का जो विलोम होता है वो क्या होता है, इसका विलोम होता है आशेष। क्या होता है इसका विलोम, इसका विलोम होता है आशेष। इसको भी याद रखिए। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 50। क्वेश्चन है उपत्यका का विलोम शब्द है। आपको बताना है उपत्यका का विलोम शब्द क्या होगा, अनुत्यका होगा, अधित्यका होगा या उच्चत्यका होगा। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताएंगे। उपत्यका, तो उपत्यका की बात कर लें, इसका जो विलोम शब्द होता है वो होता है अधित्यका। क्या होता है, अधित्यका होता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 51 है, पराधीन में कौन सा उपसर्ग है। पराधीन में कौन सा उपसर्ग है आपको बताना है। पर उपसर्ग है, प्रा है या परा है। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। पराधीन, तो पराधीन की अगर बात कर लें, इसमें परा उपसर्ग लगा हुआ है। कौन सा, परा उपसर्ग। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, आच्छादन शब्द में कौन सा उपसर्ग है, ये आपको बताना है। आच्छादन शब्द में कौन सा उपसर्ग है। आच्छ उपसर्ग है, आ है या फिर आ है। क्या बनेगा सही जवाब बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 52, तो इसकी बात कर लें, आच्छादन में आ हो जाएगा आपका उपसर्ग। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्या होता है, आ धन छादन। क्या होता है, आ धन छादन मिलके हो जाता है आच्छादन। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 53 है, परिवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है। परिवाद शब्द में आपको बताना है कौन सा उपसर्ग हो जाएगा। परि हो जाएगा, परा हो जाएगा या पर हो जाएगा। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो परिवाद की बात कर लें तो इसमें उपसर्ग होता है परि। क्या होता है, परि उपसर्ग होता है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 54 है यहाँ पर, और आपको बताना है बंगाली शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो बंगाली शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है ये आपको बताना है। ई प्रत्यय, ली प्रत्यय या आली प्रत्यय। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर आप सभी को करना है। तो इसकी बात कर लें, इसमें प्रत्यय लगा हुआ है ई, तो ई प्रत्यय लगा हुआ है, ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 55, प्रत्यय का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है। प्रत्यय का प्रयोग कहाँ किया जाता है। शब्दों के पहले बिल्कुल नहीं, शब्दों के बीच में बिल्कुल नहीं, तो करते कहाँ पर हैं, शब्दों के बाद में। कहाँ पर करते हैं, शब्दों के बाद में प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 पर आ जाते हैं। वह स्थान जहाँ से यमुना निकलती है, वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा। वह स्थान जहाँ से यमुना निकलती है, तो अस्ताचल बोलते हैं, यमुनोत्री बोलते हैं या फिर गंगोत्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताएंगे। तो गंगोत्री तो वो होती है जहाँ से गंगा जी निकलती हैं। क्लियर है। और अस्ताचल किसको बोलते हैं, तो पर्वत जिसके पीछे सूर्य अस्त होता है उसको अस्ताचल बोलते हैं। ठीक है। बचा हमारे पास यमुनोत्री, तो जहाँ से यमुना जी निकलती हैं उसको बोलते हैं यमुनोत्री। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 57। वह कवि जो तत्काल कविता करे उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? वह कवि जो तत्काल कविता कर दे, सुकवि, रस प्रसिद्ध कवि या फिर आंसू कवि। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो इसको बोलते हैं आंसू कवि, जो तुरंत तुरंत कविता तैयार कर दे उसको आंसू कवि बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके इसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके इसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? असूर्य स्पर्शा हो जाएगा, असूर्य पश्या हो जाएगा या असूर्य दर्शना हो जाएगा। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताएंगे। तो इसको एक बार पहले भी करा चुके हैं हम। तो जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसे कहते हैं असूर्य पश्या। क्या कहते हैं? असूर्य पश्या। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 59 और इसका आंसर आप सभी को करना है। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि अंक शब्द का अर्थ नहीं होता। तो अंक शब्द का अर्थ क्या नहीं होता ये आपको बताना है। गोद या फिर चिन्ह या फिर अंग। क्या बन जाएगा इसका राइट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 59। तो इसकी बात कर लें। अंक का जो अर्थ होता है वो अंग नहीं होता है। क्या नहीं होता है? अंग नहीं होता है। बाकी गोद भी होता है और चिन्ह भी होता है, ये दोनों ही अंक का अर्थ होते हैं। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 60 है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से पक्षी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। कौन इसमें से पक्षी शब्द का पर्यायवाची नहीं है? विहंग, गाछ और खग। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो इसकी अगर बात कर ले, विहंग होता है पक्षी का पर्यायवाची और खग भी होता है। लेकिन गाछ की बात कर लें, गाछ जो है वो वृक्ष का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? तो ये वृक्ष का पर्यायवाची होता है गाछ। तो यहाँ पर यही हमारा राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 61 और क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दूध का पर्याय नहीं है। इसका दूध का पर्याय कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। दुग्ध, ये तो दूध का सीधे सीधे पर्यायवाची है। इसके अलावा बात कर लें पय, पय भी दूध का पर्यायवाची होता है। अमी, अमी की बात कर लें तो अमी जो शब्द होता है ये दूध का पर्यायवाची नहीं होता, बल्कि किसका होता है? अमृत का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? अमृत का। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 62। निम्नलिखित कारक और कारक चिन्ह की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म असंगत है? असंगत की पहचान करनी है आपको। ठीक है, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कर्म का चिन्ह को है, करण का से है और अधिकरण का है। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो कर्ता ने कर्म को करण से, तो कर्म का को होता है एकदम सही है, करण का से होता है ये भी सही है। और अधिकरण का अगर देखा है तो अधिकरण में क्या होता है? का शब्द युग्म यहाँ पर नहीं होता, बल्कि क्या होता है? में या फिर पर होता है। अधिकरण का कारक चिन्ह क्या होता है? में या फिर पर होता है। तो यहाँ पर यही वाला गलत दे रखा है। राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 63। माँ के लिए दवा ले आओ। माँ के लिए दवा ले आओ, इसमें अगर देखा जाए कौन सा कारक हो जाएगा? कर्ता कारक या फिर कर्म कारक या फिर संप्रदान कारक। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो के लिए किस में प्रयोग होता है? ये प्रयोग होता है संप्रदान कारक में। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। माँ का लड़का कहाँ गया। तो माँ का लड़का कहाँ गया, उद्देश्य का विस्तार भेद लिखना है। इसका क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा या संबंध कारक हो जाएगा। राइट आंसर इसका क्या बनेगा बताएंगे। तो माँ का लड़का कहाँ गया, इस वाक्य में अगर देखा जाए तो संबंध कारक है। कैसा कारक है? माँ का लड़का, माँ का लड़के से संबंध है। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 65 है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है ये आपको बताना है। आग, आग्नेय या फिर अग्नि। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताएंगे। कौन सा शब्द विशेषण है? तो विशेषण की बात कर लें, यहाँ पर विशेषण शब्द जो है वो क्या बन जाएगा? बिल्कुल सही है, आग्नेय जो है वो विशेषण बन जाएगा और राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। स्त्री शब्द का विशेषण है।
आपको बताना है स्त्री शब्द का विशेषण क्या होता है। स्त्री का स्त्री होता है? नहीं। स्त्रीय होता है? नहीं। तो होता क्या है? स्त्रैण होता है। क्या होता है? स्त्रैण होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 67 और आपको बताना है यहाँ पर वह छात्र कक्षा में प्रथम आया है वाक्य में रेखांकित शब्द है। तो इसमें रेखांकित शब्द आपको बताना है क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक या फिर सार्वनामिक विशेषण। तो वह क्या है ये आपको बताना है। तो इसकी बात कर लें, ये आप सभी को पता है जो वह है वो सार्वनामिक विशेषण है। कैसा विशेषण? सार्वनामिक विशेषण है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 68 है। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं ये आपको बताना है। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं, 2 होते हैं या फिर 4 होते हैं? क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो रचना की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वाक्य क्रिया के 2 भेद होते हैं, एक सकर्मक क्रिया, दूसरा अकर्मक क्रिया। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया छांटिए। तो सकर्मक क्रिया कौन सी है ये आपको बताना है। यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा? तो चलना, सोना, लिखना। तो यहाँ पर जो सकर्मक क्रिया है वो हो जाएगी लिखना। क्या हो जाएगी? लिखना। क्या लिख रहे हो? तो आप बता सकते हैं कि क्या लिख रहे हैं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया आपको बताना है यहाँ पर क्या हो जाएगा? गिरना, बोलना या फिर सुनाना। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। प्रेरणार्थक क्रिया। तो यहाँ पर अगर बात कर लें, गिरना प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है, बोलना भी नहीं है, सुनाना। ठीक है, सुनाना हो गया, गिराना हो गया या फिर बुलाना हो गया, ये सभी किस में आ जाएंगे? ये सभी अगर देखा जाए तो प्रेरणार्थक क्रिया में आएंगे। इससे पहले भी एक प्रैक्टिस सेट में हमने गिराना यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया बताया हुआ है, तो एक बच्चे को डाउट था तो उसको मैंने क्लियर भी किया है। तो गिराना हो गया, सुनाना हो गया, ये सभी अगर देखा जाए तो ये क्या होता है? प्रेरणार्थक क्रिया में आता है। लेकिन यहाँ पर गिरना है तो गिरना और गिराना में फर्क होता है। क्लियर है? तो उसको भी देखते हुए चलेंगे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? भाग्यमान, रामायण, लालायित। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। किसमें वर्तनी सही दे रखी है ये आपको बताना है। तो इसकी बात कर लें, जैसे भाग्यमान दे रखा है तो भाग्यमान नहीं होता है, क्या होता है? भाग्यवान होता है। क्या होता है? भाग्यवान होता है, ना कि भाग्यमान। तो यहाँ पर ये भाग्यवान हो जाएगा। क्लियर है? रामायण नहीं होता है, क्या होता है? रामायण होता है। ठीक है, ये क्या होता है? रामायण होता है। इसके अलावा लालायित की बात कर ले, लालायित हमारा एकदम सही दे रखा है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? सही वर्तनी इसमें भी आपको बतानी है। अनुग्रहित, कनिष्ठ, ज्योत्सना। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 72 काफी बार पूछा गया है ये। तो इसमें अगर देखा जाए अनुग्रहित दिया हुआ है तो अनुग्रहित नहीं होता है बल्कि अनुग्रहित होता है। क्या होता है? अनुग्रहित होता है। तो अनुग्रहित की वर्तनी यहाँ पर अगर देखा जाए तो गलत दे रखी है। इसको भी अगर देखा जाए सही करेंगे तो अनुग्रहित होता है ये वाला। इसके अलावा ज्योत्सना इसमें एकदम सही दे रखा है, ज्योत्सना सही है। कनिष्ठ नहीं होता है बल्कि कनिष्ठ होता है। यहाँ पर क्या होता है? ठा होता है। ठीक है, टा ना होकर ठा होता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी है। फिलहाल अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 73 है और आपको बताना है निम्नलिखित मुहावरे के उचित अर्थ का चयन कीजिए। तो मुहावरे के उचित अर्थ का चयन करना है आपको। यहाँ पर पट्टी पढ़ाना। तो पट्टी पढ़ाने का मतलब क्या होता है? बुरी राय देना, याद करवाना या पढ़ाई करवाना। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। पट्टी पढ़ाना। तो पट्टी पढ़ा दिया उसको यानी कि बुरी राय दिया। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। बुरी राय देने को पट्टी पढ़ाना बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 आग पर पानी डालना। मुहावरे का अर्थ क्या है बताना है आपको। आग पर पानी डालना, झगड़ा मिटाना, जलते घर को बचा लेना या कुछ भी जलने ना देना। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो आग पर पानी डालने का मतलब होता है झगड़ा मिटाना और आग में घी डालना क्या होता है? झगड़े को और ज़्यादा भड़काना। ठीक है, तो एक दूसरे का उल्टा है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 75 है
कंगाली में आटा गीला लोकोक्ति का सटीक अभिप्राय क्या है? कंगाली में आटा गीला तो गरीबी में रहना, कष्ट पर कष्ट आना या फिर रोजगार ना मिलना। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो कंगाली में आटा गीला का मतलब होता है कष्ट पे कष्ट आना। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 76 है। 9 दिन चले अढ़ाई कोस, इस मुहावरे का तात्पर्य क्या है, ये आपको बताना है। 9 दिन चले अढ़ाई कोस, तो 9 दिन में अढ़ाई कोस चलना, धीरे धीरे चलना या अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो इसकी बात कर लें, अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना, इसी को बोलते हैं 9 दिन चले अढ़ाई कोस। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में से कौन से मूर्धन्य व्यंजन है? तो मूर्धन्य व्यंजन की पहचान करनी है आप सभी को। पा, फा, डा, ढा या फिर गा, घा, कौन सा मूर्धन्य व्यंजन है? तो मूर्धन्य व्यंजन की बात कर लें तो ये है डा और ढा। ठीक है, क्या हो जाएगा? डा और ढा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह क्या है? तो हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह क्या होता है? कौन सा चिन्ह अल्प विराम का है, ये आपको बताना है। राइट आंसर क्या बनेगा? तो अल्प विराम कौन सा है? तो ये वाला ऑप्शन नंबर जो सी में दे रखा है, ये आपका अल्प विराम चिन्ह है। इसके अलावा ये प्रश्नवाचक है और ये भी इसमें आदिबोधक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 79। लिंग के आधार पर असंगत युग्म है। तो लिंग के आधार पर असंगत युग्म कौन सा है, ये आपको बताना है। राइट आंसर इसका क्या बन जाएगा? तो छात्र का क्या होता है? छात्रा होता है। प्रौढ़ का प्रौढ़ा, सांप का सांपिनी। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। राइट आंसर क्या बन जाएगा? तो छात्र का छात्रा होता है, एकदम सही दे रखा है। प्रौढ़ का प्रौढ़ा होता है, लेकिन सांप का अगर देखा जाए तो जो स्त्रीलिंग होता है वो सांपिनी नहीं होता है। तो क्या होता है फिर? तो सांप का सांपिन होता है। क्या होता है? सांपिन होता है। तो यहाँ पर सांपिन कर लेंगे, ना कि सांपिनी। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 80 है। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है। दिए गए शब्दों में से आपको स्त्रीलिंग शब्द छांटना है। टायर, झाड़ू या फिर मेला। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो टायर हो गया, इसके अलावा मेला हो गया, ये पुल्लिंग शब्द है, लेकिन झाड़ू लगाई जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, यही स्त्रीलिंग शब्द है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 81 है। निम्नलिखित में वचन की दृष्टि से असंगत युग्म है। तो वचन की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है यहाँ पर? सर्दी का सर्दियाँ, बहन का बहनें, झाड़ी का झाड़ियों। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। कौन सा यहाँ पर वचन की दृष्टि से गलत है? तो सर्दी का बहुवचन क्या हो जाएगा? सर्दियाँ हो जाएगा। बहन का बहुवचन बहनें हो जाएगा। लेकिन झाड़ी का झाड़ियों नहीं होता है, बल्कि झाड़ियाँ होता है। क्या होता है? तो इसका जो बहुवचन होता है वो झाड़ियाँ होता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा? सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। मिठाई शब्द किस शब्द का एक वचन है, ये आपको बताना है। तो मिठाई शब्द किस शब्द का एक वचन है? मीठे का, मिठाई का या फिर मिठाइयाँ का। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो ये होता है मिठाइयाँ का, या फिर सीधे ये कह लीजिए इसका जो बहुवचन होता है वो क्या होता है? मिठाइयाँ होता है। तो मिठाई का मिठाइयाँ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 83 है। क्वेश्चन कह रहा है कि सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली है, दिए गए वाक्य का काल पहचानिए। तो इसका काल पहचानना है। राइट आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 83, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल या फिर अपूर्ण भूतकाल। क्या बन जाएगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो इसकी राइट आंसर की बात कर लें तो इसमें है आसन्न भूतकाल। क्या हो जाएगा? आसन्न भूतकाल। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं और नीचे ही ये क्वेश्चन दिया हुआ है। आपका कह रहा है दिए गए वाक्य का काल ज्ञात करिए। इसमें भी काल ज्ञात करना है और कह रहा है कि सोनू खाना खा रहा है। क्वेश्चन क्या है? सोनू खाना खा रहा है। इसमें आपको बताना है कौन सा काल हो जाएगा। ऑप्शंस की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 के। तो ये हैं आपके ऑप्शंस। आपको बताना है पूर्ण वर्तमान काल होगा, अपूर्ण वर्तमान काल होगा या फिर संदिग्ध वर्तमान काल होगा। तो सोनू खाना खा रहा है यानी कि कार्य हो रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ है, इसीलिए यहाँ पर क्या बनेगा? अपूर्ण वर्तमान काल बनेगा। क्या बनेगा? अपूर्ण वर्तमान काल। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा।
अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, राम किताब पढ़ता है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? राम किताब पढ़ता है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? कर्मवाच्य, भाववाच्य या फिर कर्तवाच्य? क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 85, तो इसमें अगर देखा जाए राम किताब पढ़ता है, इसमें कर्तवाच्य है। क्या है? कर्तवाच्य है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको करने हैं और लास्ट में कितना स्कोर आया है आपका 70 में से, ये आज आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। जितने भी लोग ये वाला वीडियो देखेंगे, ईमानदारी से पूरा वीडियो देखेंगे और एक एक क्वेश्चन का आंसर भी खुद से करेंगे मेरे आंसर करने से पहले। उसके बाद लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में अपना ईमानदारी से यहाँ पर जवाब जरूर देना कि कितने 70 में से हमारे क्वेश्चन सही हुए हैं। क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 86 है, मुख्यमंत्री ने घोषणा की को कर्मवाच्य में बदलने पर क्या होगा? तो इसको आपको कर्मवाच्य में बदलना है। मुख्यमंत्री ने घोषित किया, मुख्यमंत्री घोषित करते या मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई? क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो इसको अगर कर्मवाच्य में बदलेंगे तो सही जो वाक्य होगा वो क्या होगा? मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 87 है, अलंकारों की महत्ता के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? अलंकारों की महत्ता के संबंध में आपको बताना है कौन सा यहाँ पर सही नहीं है। अलंकारों से कह रहा है काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है। बिल्कुल, अलंकारों के बिना काव्य रचना संभव नहीं है। अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर आप सभी को बताना है। तो इसकी बात कर लें तो अलंकारों की महत्ता के संबंध में अगर देखा जाए तो अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पर ये कथन अगर देखा जाए तो सही नहीं है। क्यों नहीं है? जबकि अलंकार जो होते हैं वो काव्य सौंदर्य में वृद्धि करते हैं, ये जरूर सही है, बल्कि उत्पन्न करते हैं ऐसा कहना गलत हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या बनेगा? आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये काव्य सौंदर्य में वृद्धि करते हैं ना कि उत्पन्न करते हैं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 88 है, काली घटा का घमंड घटा, नभमंडल तारका वृंद खिले, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? काली घटा का घमंड घटा, तो यहाँ पर बताना है कौन सा अलंकार हो जाएगा। उपमा अलंकार, रूपक या फिर यमक अलंकार बनेगा। तो यहाँ पर घटा शब्द 2 बार प्रयोग हुआ है और अर्थ इसका अलग अलग है। ठीक है, एक घटा का मतलब बादल छा जाना और एक घटा का मतलब कम होना। तो यहाँ पर ऐसा जब आता है तो वहाँ पर क्या होता है? यमक अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 89, उपमा अलंकार का निम्नलिखित में से कौन सा अंग है? उपमा अलंकार का निम्नलिखित में से कौन सा अंग है? क्वेश्चन नंबर 89 उपमेय हो जाएगा, उपमान हो जाएगा या साधारण धर्म हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताएंगे। तो उपमा अलंकार का अगर देखा जाए तो अंग कौन सा है इसमें से? ये है आपका उपमेय। अगर देखा जाए तो 4 अगर देखा जाए तो टोटल जो होते हैं वो अंग होते हैं। कौन कौन से अंग होते हैं? एक तो उपमेय होता है, ठीक है, इसके अलावा क्या होता है? उपमान होता है, इसके अलावा साधारण धर्म होता है, इसके अलावा चौथा एक होता है वाचक शब्द। क्या होता है? वाचक शब्द। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो तीनों ही हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि ये सभी जो चारों हैं ये उपमा अलंकार के अंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 क्वेश्चन, शशि मुख पर घूंघट डाले। तो शशि मुख पर घूंघट डाले में कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। उपमा है या फिर रूपक है या उत्प्रेक्षा है? क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो उपमेय पर उपमान का आरोप जहां पर होता है वहां पर क्या हो जाता है? रूपक अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस विकल्प में डेपुटेशन शब्द का समकक्ष हिंदी में परिभाषित शब्द सही है? तो डेपुटेशन का आपको हिंदी अनुवाद करना है। विभाग होता है, प्रतिनियुक्ति होती है, स्थगत होता है। क्या होता है डेपुटेशन? ये आपको बताना है। तो इसकी बात कर लें, इसका जो हिंदी अर्थ होता है वो प्रतिनियुक्ति होती है। क्या होती है? प्रतिनियुक्ति। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 92, आइए देखते हैं क्या दे रखा है। कह रहा है कि राम को रूप निहारत जानकी कंकन के नग की परछाई। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा इसमें रस है, ये बताना है आपको। ठीक है, कौन सा रस है इसमें? तो श्रृंगार रस है, शांत रस है या वात्सल्य रस है?
क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो यहाँ पर श्रृंगार रस है। कौन सा रस है? श्रृंगार रस है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 93 है, बंदहु गुरुपद पदम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा अमी मूरियम चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु। इसमें कौन सा छंद है ये आपको बताना है। राइट आंसर क्या बन जाएगा? इसमें तोटक है, छप्पे है या फिर चौपाई है? क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो इसकी बात कर लें, इसमें चौपाई है। क्लियर है, जो एक सममात्रिक छंद होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आगे चलते हैं और आगे गद्यांश दिया गया है और इस गद्यांश को पढ़कर हमें क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो चलिए मेरे साथ आप भी गद्यांश को पढ़िए। कह रहा है कि हमारे बाल्यकाल के संस्कार ही जीवन का ध्येय निर्धारित करते हैं। यदि सैसों में हमारी संतान ऐसे व्यक्तियों को छाया में ज्ञान प्राप्त करेगी जिनमें चरित्र तथा सिद्धांत की विशेषता नहीं है, जिनमें संस्कार जनित अनेक दोष हैं, तो फिर उनके चरित्र पर भी उसी की छाप पड़ेगी और भविष्य में उनके ध्येय भी उसी के अनुसार स्वार्थमय तथा अस्थिर होंगे। शिक्षा एक ऐसा कर्तव्य नहीं है जो किसी पुस्तक को प्रथम पृष्ठ से अंतिम पृष्ठ तक पढ़ाने से ही पूर्ण हो जाता है, वरन वह ऐसा कर्तव्य है जिसकी परिधि सारे जीवन को घेरे हुए है और पुस्तकें ऐसे सांचे हैं जिनमें ढालकर उसे सुडौल बनाया जा सकता है। आत्मनिर्भरता का अर्थ है अपने ऊपर निर्भर रहना। जो व्यक्ति दूसरे के मुंह को नहीं ताकते वे ही आत्मनिर्भर होते हैं। आत्मनिर्भर होते हैं। वस्तुतः आत्मविश्वास के बल पर कार्य करते रहना आत्मनिर्भरता है। आत्मनिर्भरता का अर्थ है समाज, निज तथा राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र में आत्मविश्वास की भावना आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। स्वावलंबन जीवन की सफलता की पहली सीढ़ी है। सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को स्वावलंबी अवश्य होना चाहिए। स्वावलंबन व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के जीवन में सर्वांगीण सफलता प्राप्ति का महामंत्र है। स्वावलंबन जीवन का अमूल्य आभूषण है। वीरों तथा कर्मयोगियों का इष्ट देव है। सर्वांगीण उन्नति का आधार है। जब व्यक्ति स्वावलंबी होगा, उसमें आत्मनिर्भरता होगी, तो ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसे वह ना कर सके। इसके अलावा स्वावलंबी मनुष्य के सामने कोई भी कार्य आ जाए तो वह अपने दृढ़ विश्वास से, अपने आत्मबल से उसे अवश्य ही पूर्ण कर लेगा। स्वावलंबी मनुष्य जीवन में कभी भी असफलता का मुंह नहीं देखता। वह जीवन के हर क्षेत्र में निरंतर कामयाब होता जाता है। सफलता तो स्वावलंबी मनुष्य की दासी बनकर रहती है। जिस व्यक्ति का स्वयं अपने आप पर ही विश्वास नहीं, वह भला क्या कर पाएगा। परंतु इसके विपरीत जिस व्यक्ति में आत्मनिर्भरता होगी, वह कभी किसी के सामने नहीं झुकेगा। वह जो करेगा सोच समझकर धैर्य से करेगा। मनुष्य में सबसे बड़ी कमी स्वावलंबन का ना होना है। सबसे बड़ा गुण भी मनुष्य की आत्मनिर्भरता ही है। तो काफ़ी बड़ा यहाँ पर अगर देखा जाए तो गद्यांश दिया गया है, तो ये आपका समय भी काफ़ी लेगा एग्जाम में, तो इसको लास्ट में ही करिएगा, पहले सारे क्वेश्चन और कर लीजिएगा अगर ज़्यादा बड़ा गद्यांश आपको दिख रहा है तो। अगर छोटा है तो तुरंत कर लीजिएगा। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे। कह रहा है सर्वांगीण सफलता प्राप्ति का महामंत्र लेखक के अनुसार क्या है। तो सर्वांगीण सफलता प्राप्ति का महामंत्र बताना है आत्मविश्वास और सहनशीलता, अच्छे संस्कार और कर्तव्य निष्ठता, या फिर आत्मनिर्भरता और आत्मबल। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो जो आत्मनिर्भरता और आत्मबल होता है, यही सफलता प्राप्ति का सर्वांगीण महामंत्र है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। स्वार्थमय तथा अस्थिर शब्दों के विलोम रूप क्रमशः किस विकल्प में है। किस विकल्प में है स्वार्थमय और अस्थिर शब्दों के विलोम। तो निस्वार्थी चंचल, अचल मतबली, निस्वार्थ या फिर गतिहीन। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। तो इसकी अगर बात कर लें तो स्वार्थमय का क्या होता है, निस्वार्थ होता है, और अस्थिर का क्या होता है, गतिहीन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी में इसका सही विलोम दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 96। कह रहा है सफलता, कार्य और आत्मनिर्भरता शब्दों के लिंग क्रमशः हैं। तो इन सब के लिंग की पहचान करनी है। पुल्लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 96। तो इसकी अगर बात कर लें तो सफलता स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। कार्य भी कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग है, और आत्मनिर्भरता एक पुल्लिंग शब्द है। तो इस तरह हमारा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में कौन से राज्य हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? कौन से राज्य हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। क्या बनेगा इसका सही जवाब बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 97, तो इसकी बात कर लें तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये सभी जो राज्य हैं वो किस में आते हैं? हिंदी क्षेत्र में आते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 98 है, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है ये आपको बताना है। गया था मैं कानपुर गया, मैं कानपुर गया था। कौन सा वाक्य शुद्ध हो जाएगा ये आपको बताना है। तो इसमें अगर देखा जाए तो मैं कानपुर गया था, मैं कानपुर गया था, ये वाक्य एकदम शुद्ध है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित वाक्यों में से सरल वाक्य ज्ञात कीजिए। तो सरल वाक्य कौन सा है इसमें से ये आपको बताना है। राइट आंसर इसका क्या होगा? जैसे पहला वाक्य दे रखा है, यदि ट्रैफिक में ना फंसा होता तो जल्दी जाता। ट्रैफिक में फंसने के कारण जल्दी नहीं आ सकता। जब मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ था इसलिए जल्दी नहीं आ पाया। तो सरल वाक्य आपको बताना है कौन सा है इसमें से सरल वाक्य। तो सरल वाक्य आपका हो जाएगा, ट्रैफिक में फंसने के कारण जल्दी नहीं आ सकता। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और आज के अंतिम प्रश्न पर आ जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य ज्ञात कीजिए। तो मिश्र वाक्य की पहचान करना है आपको। रूबी घर गई फिर भी काम में नहीं लगी, रूबी घर जाकर भी काम में नहीं लगी, या फिर यद्यपि रूबी घर गई तथापि काम में नहीं लगी। मिश्र वाक्य आपको बताना है इसमें से कौन सा हो जाएगा। तो मिश्र वाक्य ऐसे वाक्य जिनमें सरल वाक्य के साथ साथ कोई भी दूसरा उपवाक्य शामिल हो जाए उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे इसमें है, यद्यपि रूबी घर गई तथापि काम में नहीं लगी, तो ये है हमारा मिश्र वाक्य। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये आज के टोटल 70 क्वेश्चंस थे। कैसी लगी क्लास ज़रूर बताइएगा, और हाँ, आप लोग अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में। वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। मिलते हैं नए सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।